नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम इंग्लिश के उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसको इंग्लिश लैंग्वेज की जान कहा जाता है। जान। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश की जान होता है। यस, इंग्लिश की जान। और आज हम ऐसे खुशी खुशी खेल खेल में आनंद के साथ ऐसी डिस्कशन करेंगे कि उस जान में जान डाल देंगे। लेट्स स्टार्ट। उस टॉपिक का नाम है टेंसेस with verb। tenses with verb। tenses। काल। कई बार स्टूडेंट्स को टेंस का नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है। टेंशन ख़त्म, अब टेंशन नहीं होगी, अब केवल होंगे तो टेंस होंगे। और टेंस आपकी उंगलियों पर होंगे, नाचेंगे उंगलियों पर सभी टेंस। बस आपने उनको नचाना है। टेंशन नहीं लेनी, बल्कि टेंस लेने हैं। टेंस विद वर्ब। Let's start। Tenses of practice part A। इससे पहले भी हम 1 to 4 पार्ट्स में टेंसेस से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर आपको लगेगा कि दोबारा क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। तो उन 4 पार्ट्स को भी आपने ध्यान से वॉच करना है। चैनल पे जा कर के इंग्लिश विद सतवीर कल्याण, इंग्लिश विद सतवीर कल्याण के नाम से चैनल पे जा कर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और टेंसेस वाले पार्ट को ध्यान से प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कीजिए और फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए कितना आनंद आएगा। तो आज से बिल्कुल चुटकियों में खेलते खेलते खुशी के साथ हम सीख रहे हैं टेंसेस मीन्स काल समय। A form of a verb that shows the time if something happens in past, present or future। अर्थात वह क्रिया रूप जो हमें ये बताती है कि जो घटित हुआ है वो कौन से काल में घटित हुआ है। प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो वर्ब पर ही तो खेल है। और वर्ब के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलेशन वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिनोनिम एंड एंटोनिम वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं वर्ब के बारे में। तो आज फिर हम टेंसेस वाला जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। हम सामने देख रहे हैं टेंसेस मीन काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल। भूत का मतलब बीता हुआ, जो काल बीत चुका है। यानी ऐसी वर्ब जब सेंटेंस में लगी होती है और उस वर्ब को देख करके हमें लगता है कि इस सेंटेंस में बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है, यानी पास्ट टेंस के बारे में, भूतकाल के बारे में। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, वर्तमान जो अब चल रहा है वर्तमान, उसको कहते हैं वर्तमान। अब जो काम कोई करता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जो वो वर्ब बताती है हमें कि इस सेंटेंस में अब कार्य चल रहा है, अब कार्य होता है। और एक सेंटेंस में वर्ब ऐसे भी शो करेगी, बताएगी हमें कि ये कार्य फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जो आने वाला समय है,
जो अब नहीं है, बीता हुआ नहीं है, वर्तमान नहीं है, बल्कि आने वाला समय है। तो है ना कितना आनंददायक। कोई टेंस में कोई टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस खुशी खुशी आप हर पॉइंट को नोट करते जाइए और कैच करते जाइए। तो देखिए, भूतकाल बीत चुका है, जो चला गया हो, तो वर्तमान काल चल रहा है, भविष्यत काल आगे आएगा, अब नहीं है, आने वाला समय है, ये बाद में आएगा, ये चल रहा है, ये बीत चुका है। इतना तो सबको हाँ पता है सबको। अब आगे चलिए। अब मैंने ये लिखा हुआ है, ये तो आपको पता लग गया कि काल 3 प्रकार के टाइप ऑफ टेंसेज 3 हैं, लिखे हुए हैं 3। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम से क्लियर है सब कुछ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 है, 3 है सभी, ठीक है ना। अब 3 जैसे हम कई बार कहते हैं, हमारी जो ये हथेली है इसके आगे जो भाग है इसके देखो, 4 फिंगर, 1 थम फिंगर भाग होते हैं। तो इसी प्रकार आपने देखो समाज में कोई व्यक्ति है, आदमी है, औरत है, उनके आगे संतान होती है, पुत्र या पुत्रियाँ, सन्स और डॉटर होते हैं, और उनको फिर हम अलग अलग नाम देते हैं। तो इसी सेंस में जब हम लेते हैं तो आगे ये हमने 4 नेम लिखे हुए हैं आगे, एक बार इनको पढ़ के देख लेते हैं। इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ये क्या है? दोबारा फिर पढ़ के देखते हैं, मेरे साथ बोल लें सभी, क्योंकि रीडिंग ज़रूरी है, नहीं तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा आपका। इनडेफिनिट यानी डेफिनिट का एंटोनिम होता है इनडेफिनिट, डेफिनिट, ठीक है ना। पहले फाइनाइट होता है, FINIT, फाइनाइट, फिर डी लगा दिया तो डेफिनिट हो गया, फिर इन लगा दिया इनडेफिनिट हो गया। स्पेलिंग को ध्यान से देखो, INDEFINITE, मेरे साथ स्पेलिंग बोलो, दोबारा बोलो, INDEFINITE, इनडेफिनिट। CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट पहले आ चुका है देखो, ठीक है, और ये कंटिन्यूअस भी पहले आ चुका है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 4th पार्ट में। तो इसका मतलब क्या है? ये एरो मार्क हमने लगाए हुए देखो, फ्यूचर इधर, ये प्रेजेंट इधर एरो मार्क लगा हुआ है, पास्ट में भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे अभी हमने कहा कि किसी के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, या जैसे ये 4 फिंगर हैं, आगे पार्ट हैं ये, तो इसी प्रकार इन तीनों के 4 आगे पार्ट हैं, भाग हैं, और उन भागों के नाम हैं ये। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई हैरानी नहीं है इसमें, है ना, बहुत आसान मेथड। मतलब ज़्यादा पेचीदा मेथड हम नहीं अपनाएंगे जिससे बच्चों को क्लियर ना हो, समझ में नहीं आए। आपको खुशी आनंद के साथ सब कुछ समझ में आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, भाई आगे कितने भाग हैं, किस चीज़ के कितने भाग हैं, या उसके कितनी संतान है, तो उनके फिर हम नाम गिनते हैं। तो ये नाम है बस। जैसे आगे हम उनके नाम गिनते हैं, मोहन, सोहन, अकबर, बीरबल, और इस प्रकार ये आगे वही चीज़ है, ये पार्ट है इसके आगे। प्रेजेंट के भी, प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स, फ्यूचर टेंस 4 पार्ट्स, पास्ट टेंस 4 पार्ट्स, और ये इनके नाम हैं। तो प्रेजेंट के कितने हो गए? 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4 प्लस
4 प्लस 4 टोटल 12। तो हम कितने टेंसेज की बात करेंगे? 12 की। 3 से 12 पर आ गए, यानी स्टार्टिंग 3 से होती है। और 3 कौन है? वो काल है। काल का मतलब टेंस है, उनके नाम अलग अलग हमने देख लिए। बीता हुआ पास्ट टेंस, चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और जो आएगा फ्यूचर टेंस। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आगे इनके 4 पार्ट हो गए, ये हमने अभी पढ़ के देख लिए हैं। दोबारा फिर पढ़ के देख लेने आपने। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल 12। यानी हम 12 टेंसेज का वर्णन करेंगे। यानी जो आपको सेंटेंसेस मिलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, न्यूज़पेपर में, किसी भी जगह जब हम कोई सेंटेंस रीड करते हैं तो उसमें कितने टेंसों से रिलेटेड सेंटेंस हो सकते हैं? 12। और वो 12 टेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे जैसे। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सिर्फ, ठीक है ना। यानी ये तो कॉमन हो गए सबके। ये तो नाम जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये कॉमन है सबके साथ। बस ये चेंज करना है आपने। ये तो सबके आगे लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को काट दो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट को आगे से काट दो फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तो कॉमन है। तो ये मेन ये याद करने हैं आपने, और 3 ये याद करने हैं। 12 हो गए। अब जब 12 हो गए, अब इनकी पहचान सुन लो, क्योंकि किसी चीज़ की जब पहचान हमें नहीं आएगी ना। अब जैसे ये है, मान लो एक बच्चा इसको कहता है, कोई एक बच्चा आता है बोलता है ये बैग है। किसी बच्चे ने कहा ये बैग है, तो क्या ये बैग है? ना, ये तो माँ का है। पेन है, ये तो माँ का है। तो जिसके साथ हम लिखते हैं, बैग के साथ तो हम लिखते नहीं हैं। उसने बैग क्यों बोल दिया? क्योंकि उसको पहचान नहीं थी, है? ठीक है ना। कोई कुत्ता जा रहा है, एक मान लो कोई अनजान उसको कुत्ते को कहे कि ये हाथी जा रहा है, तो ये ऐसा थोड़ा होगा। वो तो कुत्ता है, तो कुत्ता जा रहा है। यानी पहचान, जब 12 के नाम हमने आके लिख लिए तो इनकी पहचान भी तो होनी चाहिए ना। और पहचान कहाँ से आएगी? आपने सीखनी है, हमने डिस्कशन करना है पहचान के बारे में, ठीक है ना। तो 12 टेंसेज है, इनके नाम हमने रीड कर लिए। अभी आप कई बार रीड कीजिए, इनकी स्पेलिंग याद कीजिए। कई बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। स्पेलिंग ध्यान से चेक करके, ध्यान से बोल बोल करके देखिए। प्रोनाउंसिएशन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, राइट है ना। इनडेफिनिट यानी जो डेफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं हुआ, यानी कार्य जो कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा हमें पता नहीं है, इसलिए तो इनडेफिनिट है वो। जैसे हम कहते हैं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। कब जाना शुरू किया नहीं पता, कब तक जाएगा नहीं पता, हमें तो सिर्फ पता है वह स्कूल जाता है। तो इसलिए वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट है। और इनडेफिनेट का दूसरा नाम सिंपल भी होता है। यहाँ सिंपल भी लगा सकते हो आप, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, SIMPLE, सिंपल वर्ड भी लगा सकते हो इनडेफिनेट की जगह, ठीक है ना। और आगे है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है। जैसे वह सो रहा है, ठीक है ना। कब सोया हमें ये नहीं पता, लेकिन अब भी वो सो रहा है। वह पत्थर लिख रहा है, कब लिखना शुरू किया ये नहीं पता, लेकिन अभी भी लिख रहा है। तो ये कंटिन्यू चल रही है क्रिया, कार्य कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए वो क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना। कोई कार्य पूर्ण हो गया। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, यानी कर लिया है, ख़त्म हो गया।
वह स्कूल चला गया है, यानी जा चुका है वो, तो परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, इसलिए इसके आगे क्या लग गया, परफेक्ट। और नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, यानी वो कंटिन्यूस भी है, चल भी रहा है। जैसे वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, हम किसी के बारे में कहते हैं वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस यानी चल भी रहा है अब। और सुबह से हो सकता है दोपहर हो गई हो, ठीक है ना, तो दोपहर को हम क्या कह रहे हैं, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। अब जब हमने देखा तो फुटबॉल खेल रहा है यानी कंटिन्यूस है, लेकिन वो तो सुबह से खेल रहा है, यानी सुबह से दोपहर तक का कार्य पूर्ण भी हो गया, पूर्ण भी साथ साथ हो रहा है, परफेक्ट भी हो रहा है, कुछ न कुछ कार्य पूरा भी तो साथ साथ में हो रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत तो सुबह से की है, इसलिए कार्य पूर्ण भी साथ में हो रहा है और साथ में चल भी रहा है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। और एक और ध्यान रखेंगे, इस पार्ट में हम केवल 3 पार्ट्स का ही डिस्कशन करेंगे, 12 के 12 नहीं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, यदि हम ज़्यादा खा लेते हैं तो बदहजमी हो जाती है, उल्टी आ जाती है, खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए भूख के अनुसार। इसलिए हम इस पार्ट में ही सारा का सारा डिस्कस कर देंगे, तो आपको आप ऊब जाएंगे, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यानी टेंशन हो जाएगी, जबकि हमने टेंशन तो लेनी नहीं है, हमने तो टेंस लेने हैं, टेंशन तो हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि ये इंग्लिश की जान है और इसमें जान डालनी है। यदि हमें टेंशन होगी तो जान कैसे डाल लेंगे, फिर नहीं डाल पाएंगे, हमारी ही जान निकल जाएगी फिर तो। हाँ, ध्यान रखना आपने। इसलिए आज हम 12 पार्ट की बजाय केवल 3 पार्ट लेंगे हम, इनडेफिनिट, और कंपैरिजन में लेंगे। ये नहीं है भाई हम पहले प्रेजेंट के लेंगे 3, फिर पास्ट के लेंगे 3, फिर फ्यूचर के लेंगे। ऐसी कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे मान लो हम इस पार्ट में प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड लेते हैं और कल को फिर पास्ट के लेते हैं, तो जब कल को पास्ट का जिक्र करेंगे, हम वर्णन करेंगे, तो फिर पास्ट प्रेजेंट तो हमारे सामने है नहीं है, तो कंपैरिजन हमें पता कैसे चलेगा पहचान का। फिर तीसरे दिन हम लेंगे फ्यूचर के बारे में, ये दोनों टेंस पास्ट और प्रेजेंट ये छूट गए, ये तो पहले हो चुके हैं, आज अकेला हुआ है, तो बच्चों को थोड़ा सीखने में परेशानी आ सकती है। तो इसलिए परेशानी को दूर करने के लिए हम कंपैरिजन रखेंगे, यानी जो फर्स्ट पार्ट है तीनों का, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिर्फ 3 को ही डिस्कशन करेंगे। बाकी अगले जो इन तीनों के अगले पार्ट्स हैं, जैसे इनकी इसके 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी 9 हो गए, लेकिन 9 को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे केवल हम 3 कौन से, इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी कहते हैं। और इंडेफिनिट अकेला नहीं बल्कि तीनों, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अब पहचान की बात सुन लो, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि जो सेंटेंस वो पढ़ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो उसकी पहचान बताओ क्या है। तो हम पहचान भी अब डिस्कस करते हैं। पहले तो हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, हिंदी में फर्स्ट, ठीक है, हम प्रेजेंट को लेते हैं, ठीक है, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले लिया हमने। फिर हमने पास्ट को ले लिया, आ, ए, ई, था, थे, थी, पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने फ्यूचर को ले लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, गा, गेगी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बस आप रुचि के साथ, आनंद के साथ लगे रहिए, देखते रहिए। देखो, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसकी किसी न किसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, बनावट, संरचना, किसी न किसी, जैसे मेरे शरीर की, आपके शरीर की और इस वाइट बोर्ड की
स्पेन की या किसी एनिमल की, बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, ये सबकी अलग अलग मतलब संरचना होती है ना, एक बनावट होती है। ऊपर हेड होता है हमारा, है आईज, नोज, ये माउथ हो गया, नेक, तो ये पार्ट हमारे इस प्रकार स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जो सेंटेंस होता है उसकी भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, उसकी रचना है, उसकी बनावट है। उस बनावट का आपको पता होना चाहिए, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो किसी सेंटेंस की इंग्लिश में बनावट कैसे होती है ये देखो। उस बनावट में आपको एक तो सब्जेक्ट मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, इंग्लिश में, हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। और सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। और कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब भी आ जाती है। लेकिन मुख्य रूप से सेंटेंसेस में, टेंस वाले सेंटेंसेस में ये जो 12 टेंस हम कर रहे हैं, इनके सेंटेंसेस में मुख्य रूप से सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अर्थात क्या आएगा, SVO। ये चीज़ स्ट्रक्चर में आएगी सेंटेंस के। तो ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया भाई, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी और एक कर्म होगा, अर्थात एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात आ जाए उस संरचना कितने प्रकार की होगी सेंटेंस में, वो 3 प्रकार की होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। या तो वो बोलो सकारात्मक वाक्य होगा बिना नोट का, जिसमें नोट नहीं होगा, अफर्मेटिव, नोट नहीं होगा उसमें लगा हुआ, सकारात्मक होगा। या फिर वो सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसमें नोट लगा मिलेगा। या फिर वो इंट्रोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव मतलब पीछे क्या होगा, उसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, क्वेश्चन मार्क, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो ये 3 टाइप हो गए। कई बार 4th टाइप भी हम लिख देते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस भी आ जाता है कई बार। लेकिन मुख्य रूप से हमने याद रखना है कि अफर्मेटिव होगा सकारात्मक, या नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, सी वह सिंग्स गाना ए सॉन्ग, गाना गाती है, वह गाना गाती है। इसको हिंदी में जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा वह गाना गाती है। यदि वह की जगह आई आ जाए, आई सिंग ए सॉन्ग, फिर सिंग नहीं आएगा, फिर सिंग आएगा, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। यदि यहाँ दे आ जाए, वे गाना गाते हैं, दे सिंग सॉन्ग्स, दे सिंग, वे गाने गाते हैं, वे गाने गाते हैं, दे सिंग, वे गाने गाते हैं। वह गाना गाती है, मैं गाना गाता हूँ, और वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। तो इस प्रकार यदि हिंदी में कहीं आपको ये लाइन लिखी आ जाए जिसमें ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ये हो, ते है, तो क्या समझना है आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट का है वो वाक्य। अब इसकी इंग्लिश में आगे स्ट्रक्चर के बारे में सुन लो। अब देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या मिलेगा हमें, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये सी क्या है, ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर आता है। यहाँ किसी का नाम होता तो वो नाउन होता। अब नाम तो नहीं है किसी औरत का, उसकी जगह हमने वह सी लगा दिया औरत के लिए, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो या तो प्रोनाउन आएगा, नाउन होगा, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, गाना, गाती है, सिंग, ये वर्ब आ गई, ये सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। क्या गाया उसने, गाना गाया, गाना। तो गाना क्या है, कर्म है, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, ए सॉन्ग, गाने की क्रिया ऑब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद हुई। तो ये इसमें सिंग्स क्या है, वर्ब है। वर्ब कौन सी है, फास्ट। तो ये क्लियर हो गया कि जिसमें ता है, ती है, ता हूँ, ते है आदि है, उसमें हमने फर्स्ट वर्ब की फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे देखिए,
शी सैंग अ सॉन्ग, शी सैंग। अब देखो इसमें डिफरेंस देखो, सिंग की जगह सैंग हो गया और सैंग का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंग सैंग संग। यानी टेंस के बारे में वर्ब ही बताती है। कई बच्चे सोचते हैं कि वर्ब अलग है टेंस अलग है, अलग अलग हो गए दो पार्ट। नो, वर्ब ही तो बताएगी हमारे को कि टेंस कौन सा है। तो पहले फर्स्ट वर्ब थी लगी हुई सिंग, तो टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सेकंड वर्ब होगी तो वर्ब ने ही तो बताया हमें कि जब सेकंड वर्ब हो जाएगी तो वर्ब क्या कहती है कि अब कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अर्थात शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। उन्होंने गाने गाए। ए, उसने किताब पढ़ी। ई, वह फुटबॉल खेलता था। वह खेलते थे, खेलती थी। यानी था, थे, थी या आ ए ई की सेंस में सेकंड फॉर्म आई किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अब नेक्स्ट देखो, शी विल सिंग अ सॉन्ग, गाएगी। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब है हमारी V1। ये कौन सी थी? ये है V2 और ये है V1, ठीक है, ये V2। अब ये V1 है, लेकिन ये V1 वाला जो सेंटेंस है इससे पहले क्या लगा हुआ है? विल लगा हुआ है। और विल कौन से टेंस में आता है? गागेगी वाले में। और गागेगी वाला कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पक्की पहचान याद रखनी है भाई, जिसमें गागेगी लगा मिलेगा हिंदी का वाक्य में तो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे। और उस फर्स्ट की वर्ब फॉर्म से पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। पहले मॉडर्न इंग्लिश में विल लगाना है आपने। पहले हम सेल की भी बात स्टूडेंट्स को बताते थे। पहले जो पार्ट हमने किए हैं टेंस रिलेटेड, उसमें हमने बताया है स्टूडेंट्स को कि इसमें सेल भी आएगा, SHALL सेल, IV के साथ सेल, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश की यदि हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश की, तो अब जो सेल है एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में ही प्रयोग होता है। मॉडल के रूप में सेल को हम यहाँ फ्यूचर टेंस में यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ फ्यूचर टेंस में केवल विल को ही यूज़ करते हैं। हालांकि कई बार बच्चे सेल को भी यूज़ कर देते हैं साथ में IV के साथ, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने, ये ध्यान रखना है। और फिर ये क्या बन जाएगा? उसने, वह, सी वह गाना गाएगी। गाएगी। यदि सी की जगह वह आ जाए, ही आ जाए, ही विल सिंग अ सॉन्ग, फिर आएगा वह गाना गाएगा। यदि दे आ जाए, दे विल सिंग सॉन्ग्स, वे गाना गाएंगे, गाएगी। तो पहचान क्लियर होगी ना फ्यूचर इंडेफिनिट की। हिंदी में क्या? गाएगी। और इंग्लिश में क्या पहचान है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? विल लगेगा। और फिर V1 अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पहचान। अब देखो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, हम एक एक टेंस को नहीं ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमने कई बार देखा कि प्रेजेंट की पहले डिस्कशन करते हैं, फिर पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फ्यूचर के, यानी तीनों अलग अलग डिस्कशन करते हैं हम। उसमें क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चा उनमें कंपैरिजन नहीं कर पाता। यानी मान लो 3 स्टूडेंट्स हमारे सामने खड़े हैं, उनमें एक बच्चे का कद 5 फीट है, 5 फुट है, एक का 5 फुट 3 इंच है, एक का 5 फुट 4 इंच है, ठीक है ना। और हम उनके नाम ले करके एक दिन कहेंगे, उस बच्चे को यहाँ खड़ा कर दिया, इसका देखो भाई 5 फुट 3 इंच कद है भाई, ठीक है। अगले दिन ये बच्चा नहीं है, फिर ये दूसरा बच्चा खड़ा कर, देखो भाई इसका जो कद है 5 फुट है, ठीक है। तीसरे दिन ये बच्चा भी चला गया, फिर वो बच्चा अगला हमने खड़ा कर दिया यहाँ कर, देखो भाई इसका कद 5 फुट 4 इंच है।
एक का 5-3 है, एक का 4-5 फुट है। और फिर हम बच्चों को पूछ रहे हैं, वो बच्चा भी चला गया। फिर हम बच्चों को पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हारे सामने 3 बच्चे आए थे, एक परसों आया था, एक कल आया था, एक आज आया था, बताओ उनमें लंबा कद किसका है। हालांकि बच्चे बता तो देंगे भाई जिसका 5 फुट 4 इंच है वो ज़्यादा है, 5 फुट 3 इंच है उससे कम है, और 5 फुट वाला उससे कम है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाएंगे कि 5-3 वाला कौन सा है। शायद वो ध्यान ना रहे उनको 5-4 वाला कौन सा है, 5 वाला कौन सा है, तो कन्फ्यूजन सा हो गया ना, है ना। यदि हम तीनों बच्चों को इकट्ठा खड़ा कर दें सामने है और फिर उनको कहें कि ये 5 फुट का है भाई, ये 5 फुट 3 इंच का है भाई, देखो ध्यान से देखो बच्चों कि ये 5 फुट है इसका कद, इस बच्चे का 5 फुट 3 इंच है, इस बच्चे का देखो भाई 5 फुट 4 इंच है। जब उन बच्चों ने देखा भाई हाँ ये छोटा लग रहा है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये इन तीनों में बड़ा है, फिर कंपैरिजन हो गया, वो जल्दी पता लग गया उनको कि हाँ ये जो इधर सोहन खड़ा था इसका 5 फुट का कद है भाई, हाँ ठीक है भाई सोहन का 5 है। इधर सलीम खड़ा था भाई, ये इसका 5-3 है भाई सलीम का। इधर एक गर्ल खड़ी है, लड़की खड़ी है पूजा, उसका 5 फुट 4 इंच है भाई, हाँ भाई ये, तो उनको जल्दी क्लियर होगी ना बात। इसलिए हम अलग अलग लेने की बजाय कंपैरिजन के रूप में ले रहे हैं तीनों इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, ये हमने क्या देखा, अफर्मेटिव देखा, अफर्मेटिव, तीनों का अफर्मेटिव देखा। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। शी सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। दोबारा देखो, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। शी sang a song, उसने गाना गाया। शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। पहचान होगी, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। ठीक, अब इन तीनों के इंडेफिनिट के हम नेगेटिव पर आते हैं। देखो नेगेटिव देखो, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। आएगा फिर भी ती है लेकिन नहीं आ जाएगा साथ में, वह गाना नहीं गाती है। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। नहीं आ गया साथ में नेगेटिव में, और नहीं आने के लिए हमने परिवर्तन क्या किया, देखो परिवर्तन क्या किया, क्या डिफरेंस है अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। डिफरेंस देखना ही आपने, जैसे उन तीनों बच्चों का डिफरेंस देखा था कद के अनुसार, डिफरेंस था उनमें, तो ऐसी डिफरेंस देखो, देखो कैसी डिफरेंस है। जो हमने ता है वाला सेंटेंस देखा और ये आ वाला सेंटेंस है और ये गागेगी वाला सेंटेंस है, नोट तो तीनों में लगा हुआ है। ये तो क्लियर हो गया भाई, नोट तीनों में है, ठीक है भाई। ये सिंग सिंग संग सिंग, नोट के बाद वाव भी लगी हुई है, ये भी क्लियर है। ए सॉन्ग ए सॉन्ग ए सॉन्ग, यानी जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, कर्म का जो पार्ट है वो भी लगा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिफरेंस क्या है, और स्टार्टिंग में सी सी सी, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं लगा हमें, सब्जेक्ट भी तीनों में ठीक लगा हुआ है भाई। लेकिन यहाँ डिफरेंस है, जैसे उन बच्चों में हमने देखा थोड़ा थोड़ा हर शरीर का उसका उनका हर हिस्सा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए उसका कद बढ़ गया, उसका कम रह गया, उसका कम रह गया, तो डिफरेंस आ गया। इसी प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं डिफरेंस होता है उनमें। तो उनमें डिफरेंस क्या हुआ फिर देखो, जब हम ता है ती है ताहू ते है वाली लाइन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद इसमें हमने डज नॉट लगाया है। आ ए ई था थे वाली जो लाइन है इसकी बात करते हैं तो इसमें डिड नॉट लगाया है, और जब गागेगी की बात करते हैं तो इसमें हमने विल नॉट लगाया है। यही तो डिफरेंस है। बड़ा आनंद आ रहा है ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, आप रुचि से डिस्कस में भाग ले रहे हैं, तभी तो आनंद आ रहा है। अब दोबारा देखो इस चीज़ को, देखो जब हमने नेगेटिव सेंटेंस को बनाया तो हमने क्या किया, जो ये वर्ब है ये वर्ब तो जो की तो रखी जाएगी,
सब्जेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन नोट आएगा बीच में, और नोट के साथ डज लगाएंगे। यहाँ पर डज, DOES डज, जैसे हेल्पिंग वर्ब लगती है ना इज एम आर, इसी प्रकार यहाँ डज का प्रयोग हो गया, DOES डज, और साथ में नोट नेगेटिव सेंस में। और टेंस कौन सा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें डज नोट लगाया हमने। एक बच्चे की दिमाग में सवाल उठता है, क्या यहाँ डू नोट भी आ सकता है? डू नोट आ सकता है कब? देखो, यदि यहाँ सी ना हो, देखो यदि यहाँ सी, ही, इट या कोई नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो यानी एक वचन हो और थर्ड पर्सन हो, अर्थात अन्य पुरुष हो जो दूर है हमारे से, कोई और है, जैसे वह है, लड़का है या लड़की है, या मोहन सोहन है, किसी का नाम है जो हमारे से कहीं दूर खड़ा है, थर्ड पर्सन के रूप में, सिंगुलर है, एक वचन है, तो फिर यहाँ पर डज नोट आएगा, नोट के साथ डज आ जाएगा। और डज कैसे बना? डू के साथ ES लगा दिया, DO डू, और ES लगा दिया, ये बन गया डज। तो फिर डू कब आएगा? डू जब आएगा जब यहाँ ही, सी, इट सिंगुलर ना हो, इसके अलावा कोई और हो सब्जेक्ट। क्या? जैसे आई डू नोट आएगा, दे बहुवचन प्लूरल में आ गया, दे डू नोट आएगा, वी आ जाए तो भी डू नोट आएगा, और कोई और प्लूरल आ जाए जैसे बॉयज़ है, बॉयज़, एक बॉय नहीं है, यदि एक बॉय है तो डज नोट आएगा, और बॉयज़ आ जाए बहुवचन में तो फिर डू नोट आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया ना? तो डू नोट भी आ सकता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर कोई थर्ड पर्सन नाम ना हो, आई हो, वी हो, दे हो या प्लूरल हो, फिर डू नोट आएगा नेगेटिव सेंस में। और डू नोट के बाद फॉर्म कौन सी आएगी? V1, हमेशा V1 आएगी। पहले भी V1 थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में भी V1 ही आएगी। अब यहाँ आ जाओ, ये कौन सा था? ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। अब आ जाओ आ, ए, ई, था, थे, थी पर, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या हुआ? यहाँ हमने सेकंड फॉर्म लगाई हुई थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ सेकंड नहीं है, यहाँ फर्स्ट हो गई नेगेटिव सेंटेंस में, सिंग हो गया सैंग की बजाय, क्योंकि फॉर्म जो होती है सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, फोर होगी ना। फर्स्ट क्या हुई? सिंग, गाना, ठीक है, सेकंड सैंग, थर्ड संग, SUNG, और फोर्थ जिसमें ING लगता है सिंगिंग, वो सिंगिंग होगी। यही तो चार आती है जगह जगह पर, कहीं सिंग मिलेगा, कहीं सैंग, कहीं संग, कहीं सिंगिंग, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ जो सैंग वर्ब की फॉर्म थी पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म थी, अब ये फर्स्ट हो गई। फर्स्ट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ डिड नॉट आ गया नेगेटिव सेंस में, डिड नॉट। तो आपने ध्यान रखना है नेगेटिव सेंस में डिड नॉट लगाना है, और उसके साथ फॉर्म कौन सी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये फर्स्ट आ जाएगी, यहाँ सेकंड नहीं लगानी। हालांकि पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा कि सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव में वो फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। उससे पहले क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा, नॉट आ जाएगा साथ में, डिड नॉट। तो ये आ गया सी डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, वह उसने गाना नहीं गाया। अब आगे देखो गागेगी में नेगेटिव सेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये नेगेटिव सेंस देख रहे हैं हम, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म थी इसमें, तो यहाँ भी V1 थी और यहाँ भी V1 थी, V1 है यहाँ भी, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुई, V1 है यहाँ भी। बस चेंजिंग क्या हुई है? विल के साथ हमने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगी। ये हो गया नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव पर आ जाओ। इंटेरोगेटिव में भी यही आएगा, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, आ, ए, ई, था, थे, थी, गागेगी। अच्छा, कई बच्चे ये भी सोचेंगे ये सारे के सारे एक जैसे सेंटेंस क्यों ले लिए? वह गाना गाती है, वह गाना गाएगी, वह उसने गाना गाया। ये इसलिए लिए हैं प्यारे बच्चों कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये लगे कि एक ही सेंटेंस जब आता है तो अलग अलग टेंस में उसकी वर्ब बदलती रहती है, इसलिए हमने एक ही प्रकार का सेंटेंस लिया है। अलग अलग भी ले सकते हैं आप, अलग अलग ले लें, वह पत्र लिखता है वो ले लें, वह स्कूल जाता है वो ले लें, वह चाय पीता है वो ले लें, वो अलग अलग सेंटेंस भी ले सकते हैं। ये हमने एक ही ले लिया ताकि बात हमारे को पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। आगे देखें। अब
इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आ जाएं। इंटरोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है यहाँ पर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा है देखो। डज, डिड या विल, ये जो हेल्पिंग वर्ब जैसे हम इज-एम-आर लगाते हैं इसी प्रकार डू, डिड या डज या विल के रूप में जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इनको हम सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से भी पहले रखेंगे स्टार्टिंग में इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कैसे रखेंगे देखो, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में हमने डज लगा दिया था, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में नोट तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर है, इंटरोगेटिव में नोट तो आएगा नहीं प्रश्नवाचक में, तो क्या आएगा, डज आएगा। लेकिन डज यहाँ सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि सबसे पहले रखेंगे। देखो यहाँ पर सी डज की बजाय हमने लिख दिया डज सी, सी डज की बजाय डज सी लिख दिया, क्योंकि सी डज नॉट तो नेगेटिव में आता है। और जब इंटरोगेटिव लिखेंगे हमें तो सी पहले की बजाय डज के बाद चला जाएगा और सी का जो लेटर है एस वो स्मॉल हो जाएगा और डज का जो डी यहाँ स्मॉल लेटर में था ये यहाँ कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग डज से हो रही है, ये कैपिटल हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। तो ये सेंस क्या बन गया देखो, यहाँ सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग था ना, अब ये डज यहाँ स्टार्टिंग रहेगा, डज सी सिंग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। है कोई मुश्किल? नहीं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपने बदलाव देखना है। जैसे हम मोबाइल में देखते हैं, ऐप वगैरह जब डाउनलोड करते हैं उसमें देखते हैं कैलकुलेटर भी उसी में है और सारा मतलब जो भी है व्हाट्सअप की बात है या दूसरे जो भी ऐप की बात है हम उसी में देखते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, हमें उसमें ओपन करनी पड़ती हैं वो, ठीक है ना। और ओपन करने का यदि सिस्टम का पता हो हम आसानी से ओपन कर देंगे, नहीं तो फिर वो हमारे लिए यूजलेस है यदि हमें ओपन नहीं करना आएगा। तो ऐसे ही आपने थोड़ी सी पहचान देखनी है इंटरोगेटिव में। क्या किया हमने, डज को सबसे पहले लगा दिया सी के साथ, यदि यहाँ आई होता तो डू आ जाता, वी होता वी फिर डू आ जाता, दे के साथ डू आ जाता, ठीक है ना। और जब सी इट या कोई नाम है सिंगुलर थर्ड पर्सन है फिर डज आता है, डज सी फिर फर्स्ट फॉर्म ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस पे आ जाओ, देखो यहाँ डिड नोट था ना, अब डिड सबसे पहले, नोट तो आएगा नहीं, ये देखो डिड सबसे पहले, डिड सी, डिड का डी कैपिटल, सी का एस स्मॉल, डिड सी सिंग फर्स्ट फॉर्म, यदि डिड नहीं आएगा फिर सैंग हो जाएगा, अफर्मेटिव में सैंग, SNG सैंग, डिड सी सिंग आ सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें विल सबसे पहले, विल नोट है ना तो नोट तो आएगा नहीं, विल सबसे पहले देखो, विल W कैपिटल हो गया, विल सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। क्या वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है, क्या उसने गाना गाया, क्या वह गाना गाएगी। और जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के रूप में अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह गाना गाती है, उसने गाना गाया, वह गाना गाएगी, वह गाना नहीं गाती है, उसने गाना नहीं गाया, वह गाना नहीं गाएगी। क्या वह गाना गाती है, क्या उसने गाना गाया, क्या वह गाना गाएगी। यही सेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ता हूँ, ते है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आ ए ई था, थे, थी, गा, गेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोबारा फिर हम इनको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज जो सकारात्मक होते हैं, जिसमें जो नेगेटिव नहीं होता और न इंटरोगेटिव होता, अफर्मेटिव। फिर नेगेटिव नकारात्मक नहीं वाले और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। दोबारा देखते हैं और ये फॉर्मेशन इस प्रकार हम करते हैं और इसमें ये चेंजिंग हो जाती है, ठीक है ना। जब इंटरोगेटिव जब सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट ये बाद में चला जाएगा, स्टार्टिंग की बजाय सब्जेक्ट डज, डिड या विल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेशन आपने देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब दोबारा देखो, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाती है, उसने गाना गाया, वह गाना गाएगी।
वह गाना नहीं गाती है, वह गाना, उसने गाना नहीं गाया, वह गाना नहीं गाएगी, क्या वह गाना गाती है, क्या उसने गाना गाया, क्या वह गाना गाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा टेंसेज वैसे तो 12 हैं, 12 काइंड्स, मेन तो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन इनके 4 पार्ट हैं आगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल होगी 12। और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये हिंदी में पहचान साथ में। और आज हमने कंपैरिजन किया किसका, 3 का, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये था हमारा फॉर प्रैक्टिस ए पार्ट। टेंस हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें हमने लिखा है पार्ट 1, और जो ये प्रैक्टिस वाले हैं पार्ट, इसमें लिखा है फॉर प्रैक्टिस पार्ट ए। तो उनको भी ध्यान से आपने वॉच करना है, इसको भी ध्यान से वॉच करना है, और इसी प्रकार खुशी खुशी लगे रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video lecture।